अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज का इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट आउटलुक में हम देखेंगे कि जो कोरोना वायरस की सिचुएशन हुई है, जहाँ पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 20,000 केसेस डिटेक्ट हुए हैं और तकरीबन 500 के करीब डेथ्स हुई हैं। इसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर और स्टॉक मार्केट पर और दूसरी चीज़ों पर क्या है। स्टार्टिंग विद द इकॉनमी, तो ऑब्वियसली जो फोर्थ क्वार्टर था जो चल रहा है अभी, वो एक क्वार्टर है जिसमें हमारी इकॉनमी सिग्निफिकेंटली डाउन जाएगी। और जो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स थे, जब कोरोना वायरस का इम्पैक्ट नहीं था इतना, तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तकरीबन 2.5-3% पर चल रहा था। मगर अब हमारा ये ख्याल है कि जब ये फिस्कल ईयर कंप्लीट होगा जून में, तो उस टाइम तक हमारा जो पूरे साल का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो शायद तकरीबन -1.5% पर आए। और इसका इम्पैक्ट अब डिफ़िकल्ट है कि ये कहना कि ये वायरस कब तक इम्पैक्ट करता रहेगा। एक उम्मीद ये है कि शायद अगले चंद महीनों में, 2-3 महीनों में सिचुएशन काबू में आ जाए। और दूसरा ये है कि जब तक वैक्सीन वगैरह नहीं आता दिसंबर तक, तब तक सिचुएशन ख़राब ही रहेगी। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। 1.2 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनको भी 12,000 रुपये दिए गए हैं, बिजनेसेस को और इंडस्ट्री को भी कुछ सपोर्ट दी गई है। मगर ओवर पाकिस्तान में ओबियसली मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस हैं और दे कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ पाकिस्तान GDP, और उस पर इम्पैक्ट आएगा। और हमारा ये ख्याल है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस कैन गो आउट ऑफ बिजनेस, और उसकी वजह से मिलियंस ऑफ जॉब्स कैन बी लॉस्ट। सो ये एक सिचुएशन ख़तरनाक है और अगले कुछ महीने तक इसी तरह रहेगी। अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। हमारी एक्सपोर्ट्स भी इम्पैक्ट हुई है, और क्योंकि मिडल ईस्ट में वायरस की वजह से इकॉनमी उनकी भी तकरीबन शट डाउन रही है और ऑयल प्राइसेस भी गिरी हैं, तो उसकी वजह से रेमिटेंसेस पे भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। ऑन द अदर हैंड, जो ऑयल प्राइसेस इतनी सब्सटेंशली गिरी हैं ग्लोबल मार्केट्स में, और उसके साथ कमोडिटी प्राइसेस गिरी हैं, उसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो कम हो जाएगा। और जो हमारी इकॉनमी अब स्लो मूव कर रही है, उसकी वजह से भी हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इस साल, वो शायद तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर तक होगा, क्योंकि अब से 2 साल पहले 20 अरब डॉलर था और पिछले साल तकरीबन 13 बिलियन डॉलर्स था। तो एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है। स्टेट बैंक ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स तकरीबन 4.25% से कम कर दिए, और हमारा ये ख्याल है कि यहाँ से आगे इन्फ्लेशन और कमी की तरफ जाएगी, क्योंकि जिस तरह पहले मैंने बात की कि ऑयल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस गिर गई हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो गई है। तो उसकी वजह से उम्मीद ये है कि इन्फ्लेशन फर्दर गिरेगी और अगले चंद महीनों में इंटरेस्ट रेट फर्दर कम हो सकते हैं और तकरीबन 7% के करीब आ सकते हैं। और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बिजनेसेस पर भी आएगा और गवर्नमेंट पर भी, जहाँ गवर्नमेंट की जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अगर हम करेंसी की बात करें, तो जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो तकरीबन 96-97 के करीब है। तो हमारी करेंसी अब ओवर वैल्यूड नहीं है जिस तरह से 2 साल पहले थी, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो करेंसी डिवैल्यूएशन है वो तकरीबन 6% से 7% साल की रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। मूविंग टू द स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट बेसिकली 3 चीज़ों से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जो हमने हिस्टोरिकली देखा है। उसमें एक करंट अकाउंट डेफिसिट है, बिकॉज जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो उससे हमारे मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते हैं और स्टॉक मार्केट इसको नेगेटिवली देखता है। और जिस तरह मैंने पहले बात की कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत सब्सटेंशली पिछले 2 साल में गिर गया है। दूसरा इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट्स का है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लोग पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के बैंकों में या नेशनल सेविंग स्कीम्स में या मनी मार्केट फंड में ले जाते हैं, क्योंकि अगर 13-14% सेफ रिटर्न मिल रहा है तो फिर स्टॉक मार्केट का रिस्क क्यों लें। जब इंटरेस्ट रेट ऑन द अदर हैंड कम होते हैं तो पैसा दोबारा स्टॉक मार्केट की तरफ मूव होता है, और अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट तकरीबन 4.25% से कम हुए हैं, तो उससे जो रिटर्न है नेशनल सेविंग स्कीम्स का भी
बैंकों का भी और मनी मार्केट का वो सिग्निफिकेंटली कम होगा और उसकी वजह से कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे। दूसरा, लोअर इंटरेस्ट रेट से जो कंपनीज़ की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी कम हो जाती है और उसकी वजह से भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाती है। तीसरा जो फैक्टर है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का है और हमारा ये ख्याल है कि ये जो फिस्कल ईयर है इसमें और शायद अगले फिस्कल ईयर में कॉर्पोरेट अर्निंग्स नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगी बिकॉज ऑफ द वायरस, मगर उसके बाद हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स दोबारा डबल डिजिट की तरफ चली जाएंगी। और जब हम स्टॉक्स को वैल्यू करते हैं तो हम 1 साल की कैश फ्लो या 1 साल की अर्निंग के बेस पे नहीं करते, हम अगले 5 से 10 साल की कैश फ्लो और अर्निंग को देख के उसके बेस पे स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। तो उस हिसाब से हमें मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। अभी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है स्टॉक मार्केट का वो तकरीबन 7 का है, अर्निंग्स यील्ड 14% की है और इसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड देखें तो उसकी जो यील्ड है वो 8% की है। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आमतौर पे ये डिफरेंस विद इन 2% होता है, मगर इस टाइम की ये डिफरेंस काफ़ी सब्सटेंशियल है। और इसके अलावा इस टाइम जो डिविडेंड यील्ड है स्टॉक मार्केट की वो भी 6% के करीब है। तो ऑल इन ऑल हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगेन तकरीबन 42,000 पर थी जब ये वायरस की खबरें आईं, तो मार्केट 42,000 से गिर कर 27,000 पर चली गई। इस तरह ग्लोबल मार्केट्स भी अगर आप देखें तो सब स्टॉक मार्केट्स गिरी बिकॉज ऑफ द वायरस। अब हमने देखा है कि जो इंडेक्स है वो 27,000 से बढ़कर तकरीबन इस टाइम पे 33,000 के लेवल पर आ गया है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रेजुअली जूं ये वायरस की सिचुएशन काबू में आएगी तो स्टॉक मार्केट यहाँ से सब्सटेंशली बढ़ेगी ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। और इसमें अगेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट तरीका है वो फंड्स हैं। इसमें जिस तरह हमारा NBP स्टॉक फंड है और NBP इस्लामिक स्टॉक फंड है जिन्होंने हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म किया है। और इसमें अगर आप लास्ट फॉर एग्जांपल 9 इयर्स देखें, ये वो पीरियड है जिसमें हमारे पास रियल एस्टेट का डाटा भी मौजूद था। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो जिसने 10 लाख रुपया हमारा NBP स्टॉक फंड में इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू 9 इयर्स के बाद अब इस टाइम पे मार्च एंड पे 32 लाख रुपया हो गया 10 लाख की वैल्यू। और अगर किसी ने हमारा NBP सरमाया इजाफा फंड में इन्वेस्ट किया, ये फ़ंड तकरीबन 50 to 60% स्टॉक मार्केट में होता है, तो 10 लाख की वैल्यू बढ़कर 27 लाख हो गई 9 साल में। अगर आप रियल एस्टेट देखें, लाहौर और कराची की रियल एस्टेट तो जिसने 10 लाख इन्वेस्ट किया था बेस्ड ऑन ज़मीन.com का जो इंडेक्स है उस 10 लाख की वैल्यू बढ़कर 26 लाख के करीब हो गई। KSE 100 की जो परफॉर्मेंस रही जो 10 लाख KSE 100 में इन्वेस्ट हुए 9 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 24 लाख हो गई। किसी ने अगर स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स में 10 लाख इन्वेस्ट किया था, आज उसकी वैल्यू 22 लाख रुपए है। गोल्ड में 10 लाख इन्वेस्ट किया था तो उसकी वैल्यू 21 लाख रुपए है आज। और डॉलर में 10 लाख इन्वेस्ट किया था तो आज 9 साल के बाद उसकी वैल्यू तकरीबन 19 लाख है। और जिसने बैंक में पैसा रखा तो 9 साल बाद 10 लाख की वैल्यू बढ़कर 18 लाख हो गई। तो ऑल्दो अगेन ये डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं जिसका रिस्क लेवल फ़र्क है, मगर हम ये देखते हैं कि वो इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म रहे हैं या स्टॉक मार्केट में या रियल एस्टेट में या अच्छे स्टॉक फंड्स में, उन्होंने बाकी जो एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं उनको एक अच्छे मार्जिन से बीट किया है। थैंक यू वेरी मच।